नमस्कार जी, सभी को स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था की हम चर्चा आपसे कर रहे थे और प्रशासनिक व्यवस्था लगभग हमने आपकी कर ली। उसमें आपके हम ये देखते हैं कि भाई देखिएगा, राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था देखिए, राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था में आपके हम बता रहे थे कि आज इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कि भाई मुगलों से संपर्क में आने पर, जब ये मुगलों से संपर्क में आ गए तो मुगलों से संपर्क में आने पर कुछ आदेश संबंधी विशेष शब्दावलियों का प्रयोग राजस्थान में भी आरंभ हो गया है। आदेशों से रिलेटेड जो शाही आदेश होते हैं, राजा के आदेश होते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ विशेष शब्दावली का प्रयोग आरंभ हुआ है। यहां पर उन्हीं की चर्चा हम आपसे करेंगे। देखिए, मुगलों संपर्क में आने पर कुछ विशेष शब्दावली का प्रयोग होने लगा। कौन कौन सी आपके विशेष शब्दावली है और कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग आपके यहां पर किया गया है, उनकी स्थिति को अगर आप देखें तो उनमें सबसे पहला शब्द जो हमको देखने को मिलता हुआ है आपके फरमान। कि भाई फरमान क्या होता था। आप देखें कि फरमान, ये ज्यादातर सुमेलित कीजिए वाले प्रश्न में हमको देखने को मिलते हैं और अक्सर आपके प्रश्न पूछा जाता है। तो फरमान आपके क्या होता था कि मुगल बादशाह के द्वारा जो शाही आदेश आपके जारी होते थे उनको क्या कहा जाता था? फरमान कहा जाता था। मुगल बादशाह के द्वारा जो शाही आदेश जारी होते थे उनको क्या कहते थे? फरमान। ठीक है, देखिए, मुगल बादशाह द्वारा जारी शाही आदेश क्या कहलाते? फरमान कहलाते। दूसरा आपके देखिए कि शाही परिवार का यदि कोई सदस्य ही मनसबदार को कोई फरमान जारी करता है, कोई आदेश जारी करता है जिस पर उसकी खुद की सील लगी हुई रहती है, उसको बोलते हैं निशान। क्या बोलते हैं? निशान। तो एक दूसरा शब्द आपके कौन सा आ जाएगा? निशान। शाही परिवार के सदस्य द्वारा मनसबदारों को जारी अपनी मोहर युक्त आदेश, अपनी मोहर युक्त आदेश, अपनी मोहर युक्त आदेश आपके क्या कहलाते हैं? निशान कहलाते हैं। ठीक है, जो यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी सील हुआ करती थी, अपनी अपनी मोहर हुआ करती थी और उस मोहर को अगर ठप्पा लगा करके अगर कोई आदेश जारी किया जाए तो वो क्या कहलाता था? निशान। ठीक है, राजपूत राजाओं के द्वारा जब आपके मुगल बादशाह को कोई आपके पत्र भेजा जाता था या कोई प्रार्थना पत्र आपके भेजा जाता था तो उसको आपके कहते थे अर्जदास्त। क्या कहते थे? अर्जदास्त। देखो, राजपूत
राजाओं द्वारा शाही दरबार में भेजा गया प्रार्थना पत्र। भेजा गया प्रार्थना पत्र आपके क्या कहलाता था? अर्जदास्त्र कहलाता था। ठीक है। एक शब्द आता है परवाना। परवाना आपके किसे बोलते थे? कि राजा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जो आदेश देता था उसको क्या बोलते थे? परवाना। देखो, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दिया आदेश। अधीनस्थ कर्मचारियों को दिया आदेश क्या कहलाएगा? परवाना कहलाएगा। एक आपके कि जब बादशाह बैठा है, ठीक है, और बादशाह की उपस्थिति में अगर शहजादा कोई आदेश जारी कर रहा है, बादशाह की उपस्थिति में अगर कोई शहजादा आदेश जारी कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? कि उसको कहा जाता था मंसूर। देखिए, मंसूर बादशाह की उपस्थिति में शहजादे द्वारा जारी आदेश। बादशाह की उपस्थिति में शहजादे के द्वारा जारी आदेश आपके क्या कहलाते हैं? मंसूर कहलाते थे। ठीक है ना? शहजादा आपके जारी कर रहा है, और किन को जारी कर रहा है? कि भाई कि सामंतों को जारी कर सकता है, और जो राजा हैं, राजपूत राजा, उनको आपके जारी कर सकता है। ठीक है। एक बात क्या आती है कि राज्य के कर्मचारी आपस में ही पत्र व्यवहार करने लग जाए तो इन पत्र व्यवहारों को आपके क्या कहते थे? रुक्का। एक नाम दिया जाता था, क्या? रुक्का। क्या है ये रुक्का? देखो, रुक्का राज्य के कर्मचारियों का पारस्परिक पत्र व्यवहार। कर्मचारी आपस में ही आपके क्या कर रहे हैं? पत्र व्यवहार कर रहे हैं। वो आपके क्या कहला रहा है? रुक्का। एक हमने आपको बताया था कि एक वकील नाम का पद होता था। वकील नाम का पद आपके कहाँ नियुक्त होता था? कि भाई कि कोई भी राजपूत राजा है मुगल दरबार में अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने वकील की नियुक्ति कर सकता है। कोई मनसबदार है वो अपने वकील की नियुक्ति कर सकता है। कोई जागीरदार है वो जागीरदार अपने वकील की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है। अब ये जो वकील हैं, जब शाही दरबार लगता था तो उनके राज्य या राजा से संबंधित कोई भी गतिविधि अगर दरबार में आती या राजा या बादशाह कोई आदेश जारी करता तो उससे रिलेटेड आपके जो रिपोर्ट तैयार करते थे वो एक रिपोर्ट कहलाती थी वकील रिपोर्ट। क्या कहलाती थी? वकील रिपोर्ट। एक आपके शब्द आता है खरीता। खरीता क्या होता है? कि जब दो राजा आपस में पत्र व्यवहार करें, दो राजा आपस में पत्र व्यवहार करें तो वो आपके क्या कहलाएगा? खरीता। ठीक है। देखिए, खरीता दो राजाओं का आपसी पत्र व्यवहार। आपसी
पत्र व्यवहार आपके क्या कहला रहा है, खरीता कहला रहा है। एक हम आपकी वकील रिपोर्ट की भी यहां चर्चा करते हैं। वकील रिपोर्ट, पूत राजा, मनसबदार, के द्वारा मुगल दरबार में नियुक्त अपने प्रतिनिधि वकील कहलाते थे। इनके द्वारा राज्य ओब्लिक राजा संबंधित दरबार की गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार की जाती है। वकील रिपोर्ट कहलाती थी। ठीक है, क्या कहलाती थी, वकील रिपोर्ट कहलाती थी। तो वकील रिपोर्ट आपकी क्या है कि जो प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार करके राजकीय दरबार में भेजी जा रही है, दरबार से रिलेटेड के भाई मुगल बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ है और उसने आमेर से संबंधित आपकी कोई बात कही, तो आमेर का जो वकील है उसका दायित्व है कि वो उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके तुरंत आपके मानसिंह को भेजे कि भाई ऐसे ऐसे बादशाह ने कहा है। तो वो जो रिपोर्ट होती थी वो वकील रिपोर्ट कहलाती थी। क्या कहलाती थी, वकील रिपोर्ट कहलाती थी। ठीक है, ऐसे ही आप देखें कि आप एक सनद नाम का आपके एक पत्र और होता था। सनद क्या होता था कि मुगल बादशाह के द्वारा जो उसके अधीनस्थ होते थे, ठीक है, अधीनस्थों को उनकी सैनिक और असैनिक सेवा के बदले जागीर प्रदान की जाती थी। ठीक है, और जागीर प्रदान करने के लिए जो लेटर जारी होता था वो क्या कहलाता था, सनद। उस सनद में जागीर संबंधी समस्त सूचनाएं दर्ज हुआ करती थी। ठीक है ना, कि कैसी भूमि है, कितना रेवेन्यू वहां से आएगा, यानी कि कुल जमा कितना है, हासिल आपके कितना हो रहा है, वो सारी चीजें आपके उसमें समाहित की जाती थी। ठीक है, तो देखिएगा एक शब्द और हम आपके देख रहे हैं यहां शब्दावली का, वह है सनद। मुगल बादशाह द्वारा सैनिक व असैनिक सेवा के बदले दी गई जागीर का आवंटन पत्र जिसमें जागीर संबंधी समस्त सूचनाएं दर्ज होती थी।
समस्त सूचनाएं आपके जागीर से रिलेटेड आपके सारी सूचनाएं उसमें दर्ज हुआ करती थी, वो क्या कहलाती थी? सनद कहलाती थी। तो ये कुछ आपके शब्दावली है जो किससे रिलेटेड है कि भाई मुगलों के प्रभाव से रियासतों से रिलेटेड आपके कुछ शब्दावली किस प्रकार से यहां पर आई है। ठीक है, आपको यहां एक बात ये और याद रखनी है कि अब यहां पर एक व्यवस्था आती है रेवेन्यू सिस्टम। कौन सा आता है? रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू सिस्टम के अंतर्गत भी हमें आपके कुछ एक शब्दावली देखने को मिलती है, तो उस शब्दावली की भी हम चर्चा आपके यहां पर करेंगे। तो देखिएगा, ये तो हमने आपके प्रशासनिक व्यवस्था की बात यहां तक की है। ठीक है, आगे हम आपके किसकी? राजस्व व्यवस्था की बात हम करेंगे कि भाई राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत आपके क्या क्या चीजें थी कि अगर देखा जाए रियासत काल में, एंशियंट हो या मिडाइवल हो या फिर आपके स्वतंत्रता से पहले पहले का भारत हो, ठीक है, वहां पर अगर आय का मुख्य स्रोत अगर देखा जाए तो वो भूराजस्व हुआ करता था। आय का मुख्य स्रोत क्या होता था? भूराजस्व। इस समय देखा जाए तो आपके कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी और आपके कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के कारण आपके क्या था? शासकों के द्वारा भी कृषि को प्रोत्साहन देने का कार्य किया जाता था, सिंचाई की व्यवस्था इत्यादि की जाती थी, भूमि का वर्गीकरण किया जाता था, वर्गीकरण के आधार पर भूमि से रेवेन्यू वसूल करने का काम इनके द्वारा किया जाता था, इनके द्वारा किया जाता था। ठीक है, अब आपके देखिएगा कि जब इनके द्वारा ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ठीक है, देखिएगा इनके द्वारा जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं उसके अंतर्गत आपके क्या है? हम पहले बात करें राजस्व व्यवस्था की। राजस्व व्यवस्था की आय का मुख्य स्रोत भूराजस्व है, क्योंकि आपके कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हमारे यहां पर थी। ठीक है, अब इस समय मैंने बताया कि इस समय हमें भूमि का वर्गीकरण और आपके दिखाई देता है, भूमि का वर्गीकरण आपके इस समय दिखाई देता है। जैसे भूमि के वर्गीकरण के अंतर्गत आप देखें तो कुछ एक शब्दावली हमें आपके यहां देखने को मिलती है वर्गीकरण से रिलेटेड। इस शब्दावली के अंतर्गत ही हम आपके रेवेन्यू सिस्टम को पूरा कर लेंगे अपने को। जैसे नंबर 1 खालसा भूमि, जैसे देखिए आप इमेजिन कीजिएगा कि मान लीजिए ये आपका गांव है टेढ़ा मेढ़ा सा, इस गांव के चारों ओर आपके ये क्या है? एक आपके सर्कुलर रोड आजकल पंचायतें बना रही हैं। ठीक है, उस सर्कुलर रोड को आप जैसे देखें तो आप बोलते हैं आजकल गौरव पथ। ठीक है ना, गौरव पथ के नाम से आपके उसे जानते हैं। अब यहां से आपने देखा कि प्रारंभ में आपके पहले अगर आज से 15-20 साल पहले की बात करें, 20-25 साल पहले की बात करें, तो आप देखते हैं कि महिलाएं आपके दूर दराज के क्षेत्रों से कुओं से आपके पानी लाया करती थी सिर पर। तभी तो आप वो पनियारी गीत देखते हैं, इंडोनी गीत आपके देखते हैं, तभी से तो आपके प्रचलन में आए हैं वो। ठीक है, तो यहां गांव से आपके जो रास्ता जाता था, तो इस रास्ते से आपके क्या पड़ता है? ये मान लीजिए क्या है? कुआं है। तो कुआं तो यहां छोटा सा ही है, ठीक है ना, लेकिन कुएं के आसपास आपकी जमीन हुआ करती थी। ये इस गांव की सीमा है, यहां से दूसरा गांव चालू हो जाएगा आपके, यहां से दूसरा गांव चालू हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि अगर यह गांव सीधा राजा के नियंत्रण में है, सीधा राजा के नियंत्रण में है, तो याद रखना इस भूमि को बोलते थे खालसा भूमि।
क्या बोलते थे? खालसा भूमि। जो सीधे राजा के स्वामित्व वाली भूमि होती थी उसको बोलते थे खालसा भूमि। इससे आपके देखो, एक तो बिचौलिए नहीं होते थे, इसमें बिचौलिए नहीं होते थे, इसलिए इस पर टैक्स की रेट आपके सामान्यतः ज्यादा हुआ करती थी। ठीक है, हालांकि याद रखना कि जागीर भूमि से ज्यादा नहीं होती थी। जो औपचारिक टैक्स है वो औपचारिक टैक्स तो आपके इसका जागीर भूमि से ज्यादा होता था, लेकिन जागीर भूमि से अनौपचारिक कर आपके ज्यादा वसूल कर लिए जाते थे, जिनको लाग बाग वगैरह कहते हैं। यहां लाग बागों से मुक्ति रहती थी। ठीक है ना? तो खालसा भूमि आपके इसको कह दिया। अगर यह गांव किसी व्यक्ति की जागीर में शामिल है तो यह गांव की भूमि कैसी हो जाएगी? जागीर भूमि हो जाएगी, जागीर भूमि हो जाएगी। ठीक है, इस कुएं के पास वाली भूमि है, इस भूमि को बोलेंगे हम डीमडू। क्या बोलेंगे? डीमडू। कुएं के पास वाली भूमि को क्या बोला? डीमडू। यहां गांव के पास ही एक मंदिर है और मंदिर की भी आपकी भूमि है, मंदिर की भूमि है, तो इसको क्या बोलेंगे? देवदेव भूमि। कैसी भूमि बोलेंगे? देवदेव भूमि। ठीक है, कुछ भूमि आपके यहां ब्राह्मणों को दान में दी गई है, उसको बोलेंगे हम आपके अग्रहार भूमि। और एक भूमि आपके यहां पर, क्योंकि अग्रहार भूमि तो शैक्षणिक और धार्मिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दी जाती थी। एक आपके ब्रह्मदेव भूमि, जो उनके भरण पोषण के लिए प्रदान की जाती थी, वो भूमि कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मदेव भूमि हो जाएगी, ब्रह्मदेव भूमि हो गई। ठीक है, अब आपके देखिए, इस कुएं से कुछ खेतों की सिंचाई भी हो रही है, तो जिन खेतों की सिंचाई हो रही है वो भूमि कैसी हो गई? पीवल भूमि। कैसी भूमि हो गई? पीवल। इस गांव के पास वाली भूमि कैसी हो जाएगी? कि गोरमो भूमि हो जाएगी। गांव के पास वाली भूमि कौन सी हो जाएगी? गोरमो हो जाएगी। यहां जो सीमावर्ती भूमि है ये भूमि कौन सी हो जाएगी? कांकड़ भूमि हो जाएगी। कांकड़ भूमि आपके कौन सी है? जो सीमावर्ती है, अर्थात कंकर पत्थर वाली जंगली जमीन या गांव की सीमावर्ती भूमि आपके क्या कहलाती थी? कांकड़ भूमि कहलाती थी। ठीक है, एक आपके मान लीजिए ये तालाब है, यहां पर आपके क्या है? कोई तालाब है। ठीक है, तो तालाब की जो भूमि होती थी, तालाब की भूमि आपके या तालाब के पास वाली जो भूमि होती थी वो भूमि होती थी बतलाई भूमि। बतलाई भूमि। तालाब के पास वाली भूमि आपके कौन सी हो गई? बतलाई भूमि। और अगर नदी है तो नदी के पास वाली भूमि कैसी हो जाएगी? अगर यहां से नदी भी जा रही है तो ये आपके कच्छ भूमि हो जाएगी। जहां प्रतिवर्ष आपके बाढ़ का पानी जलोढ़ मिट्टी का जमाव कर लिया करता था, वो आपकी भूमि कैसी हो जाएगी? कच्छ भूमि हो जाएगी। ठीक है, यहां पानी से भरी हुई जो भूमि है ये कैसी है? कि गलत हांस भूमि है। गलत हांस भूमि आपके कौन सी हो गई? कि पानी से भरी हुई भूमि आपके कौन सी हो गई है? गलत हांस भूमि के नाम से आपके जानी गई है। गलत हांस भूमि के नाम से आपके जानी गई है। ठीक है, अब आपके देखिएगा, एक आपके क्या है कि माल भूमि बोलते हैं। माल, माल आपकी भूमि आपकी कैसी होती थी? काली उपजाऊ जमीन को, एक माल होती थी और एक कैसी होती थी? मगरो। तो ये तो काली उपजाऊ है, काली उपजाऊ जमीन क्या है? माल भूमि है। और भूमि कौन सी है? कि भाई ये पहाड़ी जमीन है, वो आपके कौन सी है? मगरो है। ठीक है ना? तो ऐसी कुछ एक आपके शब्दावलियां हमें आपके कहां मिलती हैं? यहां राजस्थान के संदर्भ में प्राप्त होती हैं। अब इन गांव से रेवेन्यू का निर्धारण करने वाला अधिकारी है, वो कहलाता था साहाड़े। साहाड़े नाम का अधिकारी है, वो यहां रेवेन्यू के निर्धारण का काम करता था। कुछ भूमि आपके देखो, ये भूमि मान लो कैसी है? चारागाह भूमि है, तो चरनोट भूमि आ गई, चरनोट या गोचर भूमि के रूप में। कुछ भूमि ऐसी है कि बारिश पड़ गई तो खेती हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी, वो आपके अदेव मात्रक भूमि, वो देव मात्रक भूमि। कौन सी? देव मात्रक भूमि। और कुछ आपके भूमि जैसे ये पीवल भूमि है, ये कैसी हो जाएगी? अदेव मात्रक भूमि, अर्थात वह भूमि जिसके कृत्रिम साधनों से सिंचाई संभव हो,
वो अदेव मात्रक भूमि हो जाएगी। और वह भूमि जो आपके बरसात पर ही निर्भर हो, अर्थात देवताओं की कृपा पर ही निर्भर हो, वह भूमि कैसी हो जाएगी? देव मात्रक भूमि हो जाएगी। ठीक है, मैंने बताया अभी कि टैक्स का निर्धारण करने वाला जो अधिकारी है वो अधिकारी आपके कौन सा होता था? शाहणे नाम का अधिकारी होता था। राजा के द्वारा दान में भी आपकी भूमियां दी जाती थी, जैसे मैंने बताया देवदेव जो मंदिर को दी गई है, ब्रह्मदेव जो ब्राह्मणों को दी गई है, अग्रहार है जो शैक्षणिक और धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदान की गई है। कुछ भूमि अनुदान जैसे चौहान काल में, हमने आपके बिजौलिया लेख में भी बात की थी कि डोहिली, चौहान कालीन भूमि अनुदानों को क्या कहा गया है? डोहिली कहा गया है। एक भूमि होती थी पसातिया भूमि। पसातिया भूमि कौन सी होती थी? पसातिया भूमि होती थी कर मुक्त भूमि, लगान से मुक्त भूमि जो होती थी वो आपके कौन सी होती थी? पसातिया भूमि आपके हुआ करती थी। ठीक है, लगान से मुक्त भूमि आपके पसातिया भूमि हुआ करती थी। ठीक है, देखिएगा मैं आपको बता दूं कि इसमें प्री से पहले ही आप लोगों का सिलेबस आपके हो जाएगा। इसमें संडे के रोज को आप लोगों की एक मैराथन क्लास आपकी चलेगी इसी पर। ठीक है ना, मैराथन क्लास जिसमें जो राजवंशों वाला चैप्टर जो आपका छूटा हुआ है, मेजर आपके चैप्टर छूटा हुआ है, हालांकि कुछ का राजवंशों का हो चुका है, किसी की कल्चर आपकी छूटी हुई है कुछ। ठीक है, तो उनके आपके मैराथन क्लास के माध्यम से मैं उन चीजों को आप लोगों के लेकर के शीघ्रता से आपके इन चीजों को अपडेट करेंगे, क्योंकि इसको शॉर्ट में करने का मतलब है कि फिर एग्जाम में आपको कुछ देखने के लिए तो मिले। जो हम आपके टॉपिक करा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए, ये आपके मुख्य उद्देश्य है इस क्लास का। ठीक है ना, बाकी आपके डिटेल में ही मैराथन क्लास को मैं लूंगा, फुल डिटेल में। बस ये है कि लिखने का काम नहीं करूंगा उस समय, केवल समझाने का काम किया जाएगा, तो आसानी से आपके मैं करा दूंगा, छोड़ेंगे नहीं किसी भी टॉपिक को। ठीक है, धैर्य रखिए आप लोग। तो देखिएगा, तो अब आपके देखिए इन शब्दावलियों की हम बात करेंगे। जैसे खालसा भूमि की मैंने बात की, खालसा भूमि आपके कौन सी है? सीधे राजा के नियंत्रण वाली भूमि। अब आप कहेंगे कि भाई राजा के नियंत्रण में तो सारी भूमि होती थी, लेकिन यहां सीधे नियंत्रण से तात्पर्य है कि सीधा टैक्स आपके राजा वसूल कर रहा है अपने अधिकारियों के माध्यम से, अपने अधिकारियों के माध्यम से। तो देखिएगा, सीधे राजा के नियंत्रण वाली भूमि, यहां से कर सीधा राजकीय कर्मचारी वसूल करते थे एवं क्षेत्र में लगान की दर सामान्यतः अधिक होती थी। लगान की दर सामान्यतः आपके अधिक होती थी, किनमें? ये जो आपके खालसा भूमि हुआ करती थी इनकी। ठीक है, अब आपके देखिए कर्मचारी वसूल करते थे और इन क्षेत्रों में लगान की दर सामान्यतः आपके ज्यादा हुआ करती थी। ठीक है, और ज्यादा होने का रीजन, आपके मुख्य रीजन क्या है कि भाई सीधी राजा के नियंत्रण वाली भूमि है तो आपके कम होना चाहिए ना टैक्स। ठीक है, लेकिन यहां बिचौलिए नहीं होते थे, कमीशनबाजी नहीं होती थी। इस वजह से आपके क्या है कि यहां आपके भूमि पर लगान है वो राजा ही ज्यादा वसूल कर लिया करता था, राजा ही ज्यादा वसूल कर लिया करता था, इसलिए आपके यहां पर ज्यादा लगान होता था। दूसरी बात आपके हम करें जागीर भूमि की, जागीर भूमि की। जिस व्यक्ति को जागीर मिलती थी वो जागीरदार कहलाता था। जागीर की क्वालिटी अगर भूम जागीर मिल रही है तो वो भूमिया कहलाएगा। ठीक है ना, तो देखिएगा, किसी कर्मचारी को
उसकी सैनिक या असैनिक सेवा के बदले प्रदान की गई भूमि। सैनिक या असैनिक सेवा के बदले प्रदान की गई भूमि, जहां से केवल रेवेन्यू वसूली का अधिकार उसका होगा, रेवेन्यू वसूली का अधिकार होगा। ठीक है, तो रेवेन्यू वसूली का अधिकार आपके यहां पर ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखिएगा, कुछ भूमि आपके जैसे हमने बताया कि दान में भी आपकी भूमि दी जाती है, पुण्यार्थ आपकी भूमि दी जाती है, उसको हमने आपके एक इसके रूप में देखा है, अभी देवदेव ब्रह्मदेव अग्रहार के रूप में देखा है। एक भूमि है शासन, शासन भूमि आपकी कौन सी होती है? पुण्यार्थ दी गई भूमि, पुण्यार्थ दी गई आपकी भूमि कौन सी है? शासन भूमि। ठीक है ना। नेक्स्ट आपके एक भूमि हम आपके बात करें भौम भूमि, भौम भूमि आपके जिससे लगान वसूल नहीं किया जाता था। ठीक है, इन भौम धारक भूमि धारकों को आपके राज्य के द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती थी, राज्य को सेवाएं प्रदान की जाती थी। जैसे जागीर भूमि हमने बताया आपके, ठीक है, तो भौम भूमि जिनको मिलती थी वो भौम जागीरदार कहलाते थे या भूमिया कहलाते थे। ठीक है, एक हमने आपके बताया कि यहीं पर जैसे ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को जीवन यापन हेतु प्रदत्त भूमि, यहां से इनको भी रेवेन्यू वसूल करने का अधिकार है केवल। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखिए देवदेव, मंदिर को जिसे बोलते हो ना आप मंदिर माफी की जमीन, मंदिर को आप प्रदान कर दी। ठीक है, सीताराम जी का मंदिर है तो सीताराम के नाम कर दिया आपके पट्टे में। अब पुजारी ने अपने बेटे का नाम ही सीताराम रख लिया और सीताराम ने अपने बेटे का नाम राधे श्याम रख करके उसके नाम चढ़वा दी। पहले आपके ऐसा हो जाता था, लेकिन वर्तमान में आपके इनका नामांतरण संभव नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपके देखिए अग्रहार भूमि, व धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदत्त अनुदान, अनुदान कहिए आप भूमि कहिए तो वो आपके कौन सी है? अग्रहार भूमि कहलाएगी। कौन सी भूमि कहलाएगी? अग्रहार। तो देवदेव हो गई, ब्रह्मदेव हो गई, अग्रहार हो गई, शासन भूमि जो पुण्यार्थ भूमि के रूप में है। नेक्स्ट आपके पीवल भूमि, सिंचाई युक्त उपजाऊ भूमि। एक भूमि हम बोलेंगे अदेव मात्रक भूमि, ऐसी ही सवाल अलग हो जाती है। अदेव मात्रक भूमि वह भूमि जिसकी सिंचाई
कृत्रिम साधनों से संभव हो। कृत्रिम साधनों से जिसकी सिंचाई हो जाए वो आपकी भूमि कौन सी होगी? अदेव मात्रक। अदेव मात्रक से तात्पर्य है कि वह भूमि जो देवताओं की कृपा पर निर्भर नहीं है वो आपके अदेव मात्रक भूमि होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट आपके देखा जाए एक देव मात्रक हो जाएगी जो देवताओं की कृपा अर्थात वर्षा जल पर निर्भर है। ठीक है, देखिएगा देव मात्रक भूमि, यह है देवताओं की कृपा, देवताओं की कृपा अर्थात वर्षा जल पर आधारित भूमि। वर्षा जल पर आधारित भूमि आपके कौन सी हो जाएगी? देवमात्रक भूमि यहां पर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखिए एक हमने बताया गोरमो, गांव के पास वाली भूमि, गांव के पास वाली भूमि। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से आपके इसे जानते हैं। जो गोरमो भूमि है ना, इसको आप भी आपके अलग अलग नाम से पुकारते होंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामान्यतः आपके इस भूमि के लिए मध्यकाल में कौन सा गोरमो शब्द का प्रयोग किया जाता था। एक आपकी भूमि कौन सी है कि डीमडू भूमि है। यह है कुएं के पास वाली, कुएं के पास वाली भूमि डीमडू भूमि है। अगली हम देखें तो देखिए वास्तु भूमि है। वास्तु भूमि कौन सी हो जाएगी कि जो निवास योग्य भूमि है, जिस भूमि में आपके मकान बने हुए हैं ना, वो निवास योग्य भूमि, निवास योग्य भूमि आपकी कौन सी हो जाएगी? वास्तु भूमि। नेक्स्ट देखो गोचर या चरणोट भूमि, गोचर या चरणोट कैसी भूमि है? गोचर या चरणोट आपकी कैसी भूमि है? चारागाह भूमि के रूप में आपके गोचर या चरणोट भूमि। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखिए गोचर या चरण भूमि के बाद आपके देखा जाए तो इसको हम और शब्दावली का अगर हम प्रयोग करें तो हमने एक कांकड़ भूमि, कांकड़ भूमि कौन सी है? कांकड़ भूमि, कंकड़ पत्थर वाली जंगली जमीन, कंकड़ पत्थर वाली जंगली जमीन आपके कौन सी है? कांकड़ भूमि के नाम से आपके जानी जा रही है। एक आपके, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं, गांव की सीमावर्ती भूमि, गांव की सीमावर्ती भूमि, गांव की सीमावर्ती भूमि आपके कौन सी हो जाएगी? कांकड़ भूमि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखिए गांव की सीमावर्ती भूमि आपके कांकड़ के रूप में है। नेक्स्ट एक है हकत बहत भूमि, हकत बहत भूमि, हकत बहत भूमि आपकी कौन सी भूमि को बोलेंगे कि जो उपजाऊ, यानी कि उपजाऊ भूमि है अर्थात जोती जाने वाली जो भूमि है वो हकत बहत भूमि के नाम से जानी जाएगी, उपजाऊ भूमि। या हम कहें इसे जोती जाने वाली भूमि,
कौन सी हो गई, हकत बहत भूमि के नाम से जानी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम आपके देखें, बताए तो काली उपजाऊ जमीन, ज्यादातर हाड़ौती क्षेत्र में आपके जो माल भूमि है ये हमें आपके प्राप्त हो जाती है। माल के अतिरिक्त हम देखें, एक हमने बताया, एक हमने शब्द आपके लिया है कौन सा, मगरो। एक कौन सी है, मगरो भूमि। मगरो भूमि, मगरो भूमि हो गई पहाड़ी भूमि या पहाड़ी जमीन। ठीक है, यहां पर ज्यादातर जो हम कहते हैं ना झूम खेती, झूम खेती आपके जो हुआ करती थी, ठीक है ना, वो आपके कौन सी क्षेत्रों में होती थी, मगरो भूमि में आपके हुआ करती थी। और आपके हम यहां पर देखें भूमि में, तो एक हमने यहां पर अभी बात की आपसे, देवदे, अग्रहार, पीवल, अदेम मात्रक, देव मात्रक, गोरमो, डीमडू, वास्तु, गोचर, इसके अतिरिक्त कांकड़, हकत बहत, माल, मगरो, एक गलत हांस भूमि, हांस भूमि, पानी से भरी हुई भूमि, पानी से भरी हुई भूमि। एक आपके कौन सी हो जाएगी कि भाई बतलाई भूमि, बतलाई भूमि, तालाब के समीप वाली भूमि, तालाब के समीप भूमि। एक आपके हम कहें कि कक्ष भूमि, नदी के पास वाली भूमि, ये भूमि भी आपकी एक तरह से उपजाऊ भूमि होती थी। क्यों? क्योंकि इस पर प्रति वर्ष आपके क्या होता था कि बाढ़ का पानी आपके नवीन जलोढ़ मिट्टी का जमाव कर दिया करता था, नवीन जलोढ़ मिट्टी का जमाव कर दिया करता था, इसलिए आपके ये भूमि भी कैसी होती थी, उपजाऊ भूमि के रूप में आपके हुआ करती थी। ठीक है, अब आपके देखिए, एक आपकी भूमि का हम बात करें वो है पसातिया भूमि। पसातिया भूमि सभी प्रकार के टैक्स से मुक्त भूमि होती थी और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्ति को प्रदान की जाती थी। लेकिन खास बात यह थी कि सेवा की समाप्ति के साथ ही भूमि राज्य के नियंत्रण में आ जाया करती थी। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, पसातिया भूमि। यह कर मुक्त भूमि होती थी, सेवा के बदले प्रदान की जाती, सेवा के बदले प्रदान की जाती थी। सेवा समाप्ति के पश्चात, सेवा समाप्ति के पश्चात यह भूमि राज्य के नियंत्रण में चली जाती थी। राज्य के नियंत्रण में आपके कौन सी भूमि चली जाती थी, पसातिया भूमि। ठीक है ना, पसातिया भूमि आपके राज्य के नियंत्रण में चली जाया करती थी। ठीक है, एक हमने आपके शब्द लिया था, आपको याद हो तो वो शब्द था डोहिली।
दोहिली चौहान कालीन भूमि अनुदानों को हम किस नाम से जानते थे? दोहिली के नाम से जानते थे। तो देखो, दोहिली, देखिए चौहान कालीन भूमि अनुदान, चौहान कालीन भूमि अनुदान आप क्या कहलाते थे? दोहिली कहलाते थे। ठीक है। और हम आपके देखें तो एक जागीर, आपने नाम आपके देखिए नहीं सुना होगा, एक आपकी बात आती है जूनी जागीर। जूनी जागीर, जूनी जागीर से आपके तात्पर्य क्या है कि राजा द्वारा आपके क्या किया जाता था कि अपने भाई बंधुओं को जो जागीर प्रदान की जाती थी, कभी कभी वो जागीर जब्त कर ली जाती थी। जागीर जब्त कर ली तो अब उनके भरण पोषण की कुछ तो व्यवस्था करनी होगी, इसलिए उनके भरण पोषण के लिए जो आपके भूमि प्रदान की जाती थी वो जूनी जागीर कहलाती थी। ठीक है ना? हम आपके देखें जूनी जागीर, जब राजा द्वारा अपने भाई बंधुओं की जागीर जब्त कर ली जाती, तब उनके भरण पोषण के लिए दी गई जागीर, जूनी जागीर कहलाती थी। कैसी जागीर कहलाती थी? जूनी जागीर आपके ये कहलाती थी। ठीक है। तो कुछ एक ये हमने आपके कुछ एक भूमि की टाइप्स की हैं कि भाई किस तरह की भूमियां आपके यहां पर हुआ करती थी। ठीक है। कुछ एक आपके देखो यहां पर आपके काश्तकार की अगर हम क्वालिटी देखें कि काश्तकार आपके कौन कौन से यहां पर हुआ करते थे। काश्तकार का मतलब जो आपके भूमि पर खेती करता है। ठीक है। अगर हम मारवाड़ क्षेत्र की ही बात करें तो मारवाड़ क्षेत्र में आपके हम अगर काश्तकार की बात कर रहे हैं, काश्तकार से तात्पर्य आपके क्या है? काश्तकार से तात्पर्य है जो उत्पादन करने का कार्य कर रहा है, जो प्रोडक्शन कर रहा है भूमि पर, वो आपके क्या है? काश्तकार। अब ये भूमि के स्वामित्व के आधार पर आपके विभाजित होते थे। ठीक है। भूमि के स्वामित्व के आधार पर कैसे? एक तो आपके कहलाता था वापीदार, एक क्या कहलाते थे? वापीदार, और गैर वापीदार। एक कौन हो गए? गैर वापीदार। एक तो वापीदार हो गए और एक गैर वापीदार। वापीदार कौन से हैं? जिनका आपके भूमि पर स्वामित्व है, अर्थात वो खुद काश्त प्रकार के किसान हैं, अर्थात खुद की भूमि पर ही आपके काश्तकारी करते हैं, खेती करते हैं। देखिए पर भूमि का स्वामित्व होता, खुद का टाइप। खुदकास्ट भी आपके किसानों की एक क्वालिटी होती थी काम मुगल काल में। ठीक है। एक आपके गैर वापीदार,
इनको आपके ये कह सकते हो आपके भाड़े के जो किसान हैं, अर्थात आपके भाड़े पर भूमि को लेकर के, जिसको आप कहते हैं ना बटाई पर भूमि दे दी, ठीक है ना, तो बटाई पर भूमि दे करके आपके ये लेकर के ये क्या किया करते थे, खेती। इनका भूमि पर स्वामित्व नहीं होता है। इनका भूमि पर स्वामित्व नहीं होता था। अब यहां एक चीज याद रखना कि भूमि का वास्तविक मालिक तो आपके क्या है, भूमि का वास्तविक मालिक तो आपके कौन है, राजा ही है, ठीक है। मालिकत्व की बात हम आपके करेंगे, क्योंकि भूमि में दबे हुए खजाने पर अधिकार और उस भूमि क्षेत्र में बसे हुए लोगों के न्यायिक अधिकार जिसके नियंत्रण में होते हैं, वही वास्तविक स्वामी होता है। वरना वो क्षेत्र विलायत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलायत। विलायत का मतलब जहां पर आपके अपने राज्य के कानून नहीं चलते हो, ठीक है ना, वो क्षेत्र आपके क्या है, विलायत। विलायत विदेश शब्द के लिए प्रयोग में लिया जाता है ना, इसी आधार पर आपके उसे हम विलायत कहते हैं, ठीक है ना। किस आधार पर, जहां पर आपके उस जो एक तरह से जो आपके क्षेत्र है जहां पर राज्य के कानून हमारे आपके संचालित होना बंद हो जाएं, वो आपकी भूमि कौन सी हो जाएगी, विलायत भूमि के नाम से जानी जाएगी। किस नाम से जानी जाएगी, विलायत भूमि। अब यहां पर आपके देखिए, मैंने गांव की भी बात की है, तो आपके खेत कौन हो गए, किसान हो गए। अगर गांव की हम बात करें ना, तो गांव को आपके मुगल काल में हमने नाम लिया था, गांव है, मौजा है, मावडा है, डी है, नंगला है, ऐसे शब्दों के नाम से आपके गांव को जानते थे। जैसे मैं अभी गांव की बात करूं, गांव के लिए सिनोनिम आपके कौन कौन से हैं, जैसे मावडा है, डीह है, नंगला है, मौजा है, मौजा हो गया, नंगला हो गया, डी हो गया, ढाणी आपके कुछ भी कहिए आप, डांडी गांव आपके, ये सब तरह के आपके बातें इनकी होती हैं। तो ये गांव के क्या है, सिनोनिम है। अब ये गांव है ना, अर्थात जो मौजा है, ये शब्द ज्यादा याद रखना, क्योंकि ये कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। हालांकि मुगल काल के संदर्भ में पूछा जाएगा, ये मौजा पूछा जाएगा तो कि मौजा हम आपके किसको बोलते थे, गांव को मुगल काल में बोला करते थे, ठीक है। अब ये दो तरह के होते थे, दो तरह के कौन से, एक तो होते थे असली और एक होते थे असली और एक कौन होते थे, दाखिली। असली और दाखिली दो प्रकार के गांव होते थे, ठीक है। अब असली गांव कौन से हैं, कि पुराने गांव हैं, जो ज्यादा पुराने गांव होते थे ना, वो आपके कौन से, पुराने गांव। और नए गांव क्या कहलाते थे, नए नए गांव आपके बसा दिए जाते हैं, वो आपके क्या कहलाते थे, दाखिली के नाम से जाने जाते थे। और यहाँ आपके देखा जाए तो महत्तारों की नियुक्ति, जो ग्राम प्रमुख हैं, ग्राम महत्तार या ग्रामीणी के नाम से जाने जाते हैं, उनकी सामान्यतः नियुक्ति हुआ करती थी, ठीक है। गांव में एक चीज और थी, एक आपकी व्यवस्था देखें ना, तो एक शब्द आता है पंचकुल। पंचकुल आप देखते हैं ना, तो जैसे खाप पंचायत होती है ना, जातीय पंचायत होती है, क्योंकि प्रत्येक गांव में किसी ना किसी जाति विशेष का आपके बाहुल्य हुआ करता था। जाति के आधार पर भी आपके गांव बस जाया करते थे, क्योंकि कोई एक व्यक्ति ही तो आपकी इसकी स्टार्टिंग करेगा या व्यक्तियों का समूह करेगा। समूह अगर कर रहा है तो वहां पर विभिन्न जातीय लोग हो जाएंगे, और एक व्यक्ति के द्वारा ही अपने क्षेत्र में अगर गांव को बसाने का काम हो रहा है और वो उस क्षेत्र को, उस भूमि क्षेत्र को उपजाऊ बना रहा है, कृषि लायक बना रहा है, तो आपके उसमें जातिगत बाहुल्य हो जाया करता था, ठीक है। तो यहां हम आपके पंच की बात करें ना, ऐसी ही एक जातीय पंचायत की व्यवस्था हुआ करती थी, अर्थात इसे हम कहें अर्ध सामाजिक एवं अर्ध राजनीतिक संस्था, जो समय समय पर न्यायिक कार्यों का भी संपादन कर दिया करती थी। आपने देखा होगा जातीय पंचायत जो हुआ करती थी, जातीय पंचायत क्या है, फैसले ले लिया करती थी, जिनको खाप पंचायत कहते हैं ना, आजकल भी आपके न्यूज़पेपरों में चाहे जब आ जाता है इसका, ठीक है। एक
बड़ा प्रश्न भी बनता है सोशल इश्यूज का। ये सोशल इश्यूज के अंतर्गत आपके एक बहुत अच्छा और बड़ा प्रश्न बनता है। तो देखिए, अर्ध सामाजिक एवं अर्ध राजनीतिक संस्था अर्ध सामाजिक एवं अर्ध राजनीतिक संस्था जो कभी कभी न्यायिक कार्यों का संपादन भी करती थी। ये क्या कहलाती थी? पंचकुल के नाम से जानी जाती थी। किस नाम से? पंचकुल के नाम से जानी जाती थी। तो गांव भी आपके असली और दाखिली टाइप आपके यहां पर हो गए। ठीक है, अब बात आती है कि भाई यहां पर जब हमने आय का मुख्य स्रोत ही आपके किसको बता दिया है? भूराजस्व को बता दिया है। तो भूराजस्व आपके किस टाइप से लिया जाता था? भूराजस्व को देखें तो हमने बताया कि भूराजस्व निर्धारण की कुछ विशेष पद्धतियां यहां पर होती थी। ठीक है, भूराजस्व के लिए सामान्यतः लगान है, भाग है, भोग है, हासिल है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब भूराजस्व के अतिरिक्त आय के अन्य साधनों में हम देखते हैं लागबाग। क्या देखते हैं? लागबाग। लागबाग आपके क्या हैं कि भूराजस्व के अतिरिक्त जो कर हैं, या फिर कर के ऊपर आपके कर देखा जाए, ठीक है, या फिर उपकर के रूप में देखा जाए, तो ऐसी सैकड़ों प्रकार की लागबागें आपके राजस्थान में थी। और जैसे जैसे जागीरी भूमि का विस्तार हुआ, इन्हीं लागबागों ने किसानों के शोषण में वृद्धि की, जिसका परिणाम आपके आप आधुनिक में जाकर के किसान आंदोलनों के रूप में देखते हैं, वो इसी का परिणाम थी। तो हम आपके रेवेन्यू सिस्टम के अंतर्गत दो तरह की आपकी व्यवस्था यहां पर करेंगे। दो तरह की व्यवस्था करेंगे, और दो तरह की व्यवस्था आपके कौन सी होगी कि एक तो आपके के उपकर कैसे थे, एक रेवेन्यू सिस्टम जो आपके, जिसे हम भाग, भोग, हासिल, लगान के नाम से जान रहे हैं, वो आपके किस प्रकार के हुआ करते थे। रेवेन्यू का निर्धारण आपके मैंने बताया, राजस्थान में शहाणे नामक जो अधिकारी है वो राजस्व के निर्धारण का कार्य किया करता था। शहाणे नामक अधिकारी राजस्व के निर्धारण, राजस्व का निर्धारण हो राजा से ही रहा है। कहां से हो रहा है? राजा से ही। राजा निर्धारण कर रहा है। ज्यादातर आपके 1/3 के आसपास ही आपके लगान रहता था, कहीं कहीं 1/3 से भी आगे बढ़ जाता था। ठीक है, प्रारंभ में तो आपके 1/6 वसूल करते थे। उस समय राजा को भी हम षडभागी कहते थे। उस समय राजा को भी आपके षडभागी आपके कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे आपके लगान की दर बढ़ती रही है और 1/2 यानी 50% तक हो जाती है। और अगर लागबागों को भी उसमें शामिल कर दिया जाए तो किसान की कुल उपज का 3/4 हिस्सा, किसान की कुल उपज का 3/4 हिस्सा तक आपके ठिकानेदार के पास चला जाया करता था, राजस्व के रूप में, रेवेन्यू के रूप में। इससे किसानों का शोषण आपके अधिक हो रहा था। इसी कारण तो मैं आपके बोल रहा था आपसे कि भाई कि यहां पर जो जागीरी गांव हैं, वो जागीरी गांव की अधिकांशतः मांग हुआ करती थी कि वो किसी ना किसी प्रकार से कैसे गांव में, जो खालसा गांव हैं, उनमें परिवर्तित हो जाएं। ठीक है ना। तो इन आपके दो टॉपिक और हमारे यहाँ पर चर्चा के विषय बचे हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। एक तो हमारा रेवेन्यू सिस्टम है। ठीक है, रेवेन्यू सिस्टम में आपकी किस तरह से राजस्व संबंधी आपकी कुछ शब्दावली है, और साथ में लगान आपके किस तरह से निर्धारित किया जाता था। ठीक है, और दूसरा एक सामंतवादी व्यवस्था है। एक लागबाग आपके रेवेन्यू सिस्टम के अंतर्गत ही हमारी आ जाएगी। ठीक है, अंग्रेजों से तो आपके रेवेन्यू है ना वो कम था। अंग्रेजों ने तो क्या है कि पहले ही सोच के आधार पर रेवेन्यू का निर्धारण कर दिया था, परसेंटेज लगा करके। लेकिन हालांकि जमींदारी व्यवस्था अगर देखा जाए ना, तो जमींदारी व्यवस्था में आपके दीर्घकाल में किसानों को फायदा हो रहा था, जमींदारों को फायदा हो रहा था, अंग्रेजों को नहीं हो रहा था।
इसीलिए तो रैयतवारी और आपकी माहलवारी तमाम वो प्रयोग करने लगे रहे, वो अलग सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में यानी कि लगभग 2 क्लास और आपके इस टॉपिक की होंगी और लगभग 2 क्वेश्चन इस टॉपिक के साथ ही आपके तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद।